नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। अतुल सुभाष को आप कहीं भूल तो नहीं गए? वही अतुल सुभाष जो बैंगलोर में एक टेक में काम करता था, टेक कंपनी में, और पत्नी से परेशान होकर, उसकी प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और आत्महत्या से पहले बाकायदा एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में एक-एक व्यक्ति का नाम और उसकी गतिविधियों को बताया था, जिन्होंने उसको परेशान किया था और आत्महत्या तक ले जाने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने उसमें अपनी पत्नी, अपने साले, यहाँ तक कि लोअर कोर्ट की जज रीता कौशिक जैसे तमाम नाम लिए थे। यहाँ तक कि कोर्ट के पेशकार का भी नाम लिया था कि किस तरीके से उसे परेशान किया गया और हालात ऐसे हो गए कि उसे अपनी जान देनी पड़ी। इस केस के बाद बहुत हंगामा मचा था। देश में एक बहस शुरू हो गई थी कि महिला आयोग तो है ही, अब पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पुरुष ही महिलाओं पर अत्याचार करते हैं ऐसा नहीं है, महिलाएं भी पुरुषों पर अत्याचार कर रही हैं और वो दिख रहा है। ऐसे में कानून में बदलाव, संशोधन होने चाहिए। उसके बाद से केस अपनी रफ्तार से चल रहा है अतुल सुभाष का, लेकिन वो केस पहुंचा कहां तक? उसके बच्चे की कस्टडी किसके पास है? उसकी जो आरोपी थे, उसकी पत्नी, उसके साले, उसकी माँ, ससुर, सास क्या छूट गए हैं जेल से? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल सुभाष के छोटे भाई विकास मोदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास मोदी से जानते हैं कि क्या स्थिति है। इसमें हमारी मदद करेंगी समझने में, हालात को समझने में, केस को समझने में अर्चना जी मदद करेंगी, जो पटना हाई कोर्ट की सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, विकास मोदी से बात करते हैं। जब केस की शुरुआत हुई, उसके बाद से लेकर अब तक में मतलब कहीं से कोई कोऑपरेशन न्यायिक व्यवस्था की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कोऑपरेशन? कोई कॉपरेशन नहीं। मतलब हम लोग एक आम इंसान की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। कोई हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि कोई हमें कॉपरेट कर रहा हो या किसी चीज़ से कोई आके कुछ पूछ रहा हो, एक्सेप्ट द एनजीओज। जो भैया मेरा साथ में जुड़े हुए थे, वो एनजीओ जो है वो हमारे लिए सब कुछ आगे आगे करके, जो चीज़ें में हमें पता नहीं, क्योंकि एक भाषा का बहुत बड़ी दिक्कत है कर्नाटका में, तो हमें उस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे हमारे हमारे साथ जो है वो एनजीओ के लोग ही जाते हैं सारी चीज़ों को करने के लिए। अच्छा, अतुल सुभाष के जो चारों आरोपी जमानत पे बाहर हैं, उसके अलावा हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं सुशील सिंघानिया का नाम बाहर करने के लिए। तो उसमें जैसा कि अभी अर्चना जी ने बताया कि क्वैश हो भी सकता है, लेकिन अगर वीडियो को सही साबित पाया गया तो शायद नहीं भी हो सकता। आपको क्या उम्मीद लग रही है जो केस मूव हो रहा है सुशील सिंघानिया का नाम बाहर करने के लिए एफआईआर से? सर, मुझे तो अभी तक कर्नाटका में कोई भी ऐसी चीज़, हमारे हाथ में ऐसी कुछ फेवर वाली चीज़ें कुछ भी नहीं हुई है। तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि पॉजिटिव हो रहा है हमारे साथ कर्नाटका वाले केस में। और पता नहीं आगे इस केस में अभी ये सुशील सिंघानिया वाले में क्या कहा जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारी तरफ से रिप्लाई था उसमें हमने उनको क्लियर कट उन्हें वीडियो में बताया गया है कि वीडियो में कितनी बार नाम लिया गया है, ट्रांसक्रिप्ट बना के दिया गया है कि कितनी बार सुशील सिंघानिया का नाम लिया गया है। उस वीडियो में कौन कौन से पेजेस पे, कौन कौन से जगह पे सुशील सिंघानिया का नाम सुसाइड नोट में लिखा गया है। और ये हमने कोर्ट में सबमिट किया है और इसके बाद देखना है मुझे कि नेक्स्ट डेट पे क्या वो डिसीजन देते हैं। अच्छा, अर्चना जी, डाइंग जी डिक्लेरेशन कितना इफेक्टिव है इन सब केसेस में, जिसमें एक की जान जा चुकी है? तो डाइंग डिक्लेरेशन कितना इफेक्टिव आप देखती हैं कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान? 100% 100% इफेक्टिव है। अगर जैसे ही डाइंग डिक्लेरेशन इनका प्रूफ हो जाता है फॉरेंसिक से कि ये वीडियो जेन्युइन है, अनटच्ड है, पायरेटेड नहीं है, तो उसमें जिनको इनसे ग्रीवेंस है, विकास जी को जिस जिस महकमे से ग्रीवेंस है, वो सब ग्रीवेंस खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली पुलिस को चार्जशीट सबमिट करनी पड़ेगी, परमिशन लेना ही पड़ेगा हाई कोर्ट से, क्योंकि अच्छा, इसमें जो ये लोअर कोर्ट अंडरस्टूड है। इसमें जो लोअर कोर्ट की जज रीता कौशिक का नाम आया है वीडियो में भी और नोट में भी, सुसाइड नोट में भी, आपको लगता है कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई संभव है, हो सकता है? बिल्कुल, अगर पुलिस चार्जशीट सबमिट करती है, जैसे ही जॉइंट डिक्लेरेशन प्रूव हो जाएगा तो पुलिस उस पर एक्शन लेगी और उनको चार्जशीट सबमिट करने से पहले हाईकोर्ट से परमिशन लेना होगा, सैंक्शन लेना पड़ेगा। यूं ही वो आम आदमी की तरह, इसलिए पुलिस साइलेंट बैठा हुआ है अभी, क्योंकि डायरेक्ट डिक्लेरेशन का ही वेट कर रहा है वो। जैसे ही वो प्रूव हो जाएगा
पुलिस उसमें परमिशन लेकर के फाइल करेगी ही करेगी, नहीं करने का सवाल ही नहीं है। अच्छा चलिए, एक तो हो गया कि डाइंग डिक्लेरेशन यानी वीडियो को अगर सही पाया गया फॉरेंसिक जांच में तो ये हो सकता है, लेकिन अगर फॉरेंसिक जांच में वीडियो सही है तो बच्चे की कस्टडी को लेकर क्या चेंजेस आ सकते हैं, कोई बदलाव हो सकता है क्या? क्योंकि फिर तो माँ साले और सब लोग जेल में रहेंगे। तो कस्टडी बिल्कुल मिलेगा, फिर इनको मिलेगा, नेक्स्ट गार्जियन फिर ये हो जाएंगे, नेक्स्ट गार्जियन ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हो जाएंगे, तो बिल्कुल इनके पास आ जाएगी कस्टडी। हाँ, मतलब अगर सारी चीजें अब टिकी हुई हैं वीडियो के फॉरेंसिक जांच पे, अगर वो सही होता है फॉरेंसिक तो जांच पे बच्चे की कस्टडी भी दादी और दादा को मिल सकती है, यानी विकास जी को मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, दादी दादा को मिलेगा, विकास जी को नहीं। विकास जी साथ में होंगे तो एंजॉय करेंगे, लेकिन नेक्स्ट गार्जियन दादी दादा ही होंगे। वहां उनकी माँ के पास तो नहीं रहेगा बच्चा, अगर जो एफआईआर में नाम है उनकी माँ का भी, उनकी नानी का भी, तो पनिशमेंट होगा तो उनको भी तो होगा, डाइंग डिक्लेरेशन में पनिशमेंट होगा तो उनको भी होगा, साले को भी, अतुल सुभाष। तो विकास जी कितनी उम्मीद लगा के बैठे हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट पर, क्योंकि हमें भी ऐसा लग रहा है कि वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही ये केस आगे बढ़ेगा, और तब तक मुझे लगता है कि सारी चीजें ऐसी धीमी गति से चलेगी जैसे चल रही है, और ये स्वाभाविक बात है कि एक आम आदमी के लिए या आपके लिए बहुत ही मुश्किल है कि इतने लंबे समय तक एक केस को खींचना। सर उम्मीद जो है कि वो फॉरेंसिक रिपोर्ट की जो बात है, हमें तो, हमारे लिए तो सब कुछ वही है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो मेरे हिसाब से क्या पूरे वर्ल्ड के हिसाब से जो है वो सही है, क्योंकि वो वीडियो जो है वो जिस लैपटॉप से रिकॉर्ड किया गया था वो लैपटॉप भी पुलिस के पास है, और जिससे ट्रांसफर किया गया था वो सारे एविडेंसेस उनके पास है, तो मेरे लिए तो वो 100% सही है। ये सिर्फ एक लेटर देना है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को कि वेदर इट इज ओके और टेम्पर्ड। चलिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट, जो जांच हमारे सामने आएगी, उससे जरूर कुछ ना कुछ और बात आगे बढ़ेगी और वो वीडियो सही साबित हो, यही आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में जो पेंडेंसी, केसेस की पेंडेंसी, ट्रायल की लंबी प्रक्रिया, ये जरूर परेशान कर रही है। इसके लिए अर्चना जी आपसे एक क्लोजिंग चाहिए मुझे कमेंट, कि जो प्रक्रिया है वो लोगों को परेशान करती है, आम लोगों को, कोर्ट की प्रक्रिया कि कैसे न्याय मिले, वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनके केस में तो सब कुछ फॉरेंसिक पर ही डिपेंड है, वो रिपोर्ट पर ही। जैसे ही वो रिपोर्ट आएगा पुलिस चार्जशीट सबमिट करेगी, और फिर चार्जशीट सबमिट करने के बाद कोर्ट कॉग्निजेंस लेकर के सब लोगों को बुलाएगा। अपना बुलाने के बाद सबका अपीयरेंस, सबने बेल ले ही लिया है, तो फिर ट्रायल स्टार्ट होगा। ठीक है, ट्रायल स्टार्ट होगा, और बेसिकली ट्रायल स्टार्ट होंगे तो सब कुछ इनके सुसाइड नोट और फॉरेंसिक, वो जो डाइंग डिक्लेरेशन वाला जो टेप है उसके अराउंड ही घूमता रहेगा, और उसके अराउंड ही उसके कनेक्टेड पीपल, जितने लोगों का नाम आया है उसमें, उनकी गवाहियां होंगी, और उसके बेसिस पर पनिशमेंट होगा। टाइम टेकिंग तो है, क्योंकि हर कोई अब जैसे ट्रायल शुरू होगा तो ये इनको अपनी गवाह लाने होंगे, फिर उसको क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर वो अपने गवाह लाएंगे, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे, तो टाइम टेकिंग तो है ना। तो अभी जैसे इनके केस में आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये एक पिटीशन डाले लोअर कोर्ट में, भाई जल्दी करा दो फॉरेंसिक रिपोर्ट, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ अटक गया। उसके बाद ट्रायल शुरू करने के लिए कमिटमेंट होगा, कमिटमेंट के बाद ट्रायल स्टार्ट होगी। तो फिर आप या तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मैटर गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर हाई कोर्ट में पिटीशन डालिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालो, सो दैट कि डे टू डे हियरिंग होके खत्म हो। विकास जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि हम सब लोग अतुल सुभाष केस को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। अब क्या डिसीजन है वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल फॉरेंसिक रिपोर्ट पर सबकी नजर टिकी हुई है। तो उम्मीद है कि विकास जी परेशान नहीं होंगे इस प्रक्रिया को देखते हुए, क्योंकि लंबी प्रक्रिया है और ये परेशानी की वजह है। विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, कोर्ट के प्रक्रिया तो जो है वो तो हम लोग सब देख ही रहे हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है वो भी हमें देखना चाहिए कि गवर्नमेंट का क्या रोल है इसके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट में मैं लॉ मिनिस्ट्री, जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उनको फॉलो करता हूं और उनको
मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो वो सिर्फ सुबह से लेके और शाम तक में सिर्फ बर्थडे विशेष बताते हैं कि किसके किसके बर्थडे हैं, किसके किसके पुण्यतिथि पे पुण्यतिथि विशेष करते हैं। तो हमारे देश में अगर ऐसे कानून मिनिस्टर हैं तो शायद इस देश में कानून की रवैया तो ठीक नहीं होने वाली है। हमारे देश में सर कानून में जो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट बना हुआ है वो 135 साल पुराना 1890 ईस्वी का कानून बना हुआ है। आप ये मुझे बताएं कि 1890 ईस्वी की जो माँ थी आज क्या वही माँ आज भी हैं? तो ये समय के हिसाब से जो कानून चेंज होने चाहिए थे, ये हमारे देश में कानून सिर्फ माताओं और बहनों के करने से नहीं होगा। इसको सोसाइटी को देखते हुए, एनसीआरबी की रिपोर्ट को देखते हुए, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं उसमें जो चीजें बताई जा रही है कि 95% से ज्यादा जो केसेस हैं वो फॉल्स हैं। आरटीआई की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि 95% से ज़्यादा रेप केसेस जो हैं वो फॉल्स लगाए जाते हैं। इस सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी अगर माताओं और बहनों से सिर्फ इनके वोट बैंक की राजनीति चल रही है तो इस पे देश के सभी लोगों को सोचने की जरूरत है अब आज के डेट पे। लेकिन कानून मंत्री से आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं? सर कानून मंत्री के पास क्या डेटा नहीं है? कानून मंत्री के पास क्या ये जो अभी चीजें हो रही हैं मेरे ब्रदर के बाद तो लाइव स्ट्रीम पे लोग आके ये चीजें कर रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो हस्बैंड को काट के फेंक दे रही हैं। इसके ऊपर क्या हो रहा है? कुछ भी हो रहा है? कोई कानून में चेंजेस हुए हैं? आर्टिकल 15(3) जो है वो स्पेशल लाइट दे रखा है। इक्वलिटी की बात तो सब करते हैं, आर्टिकल 15(3) एब्रोगेट करें तब इक्वलिटी जाके आएगी। क्यों इस पे बातचीत नहीं होती है? कोई भी एक मिनिस्टर ऐसा है जो इतने सारे केसेस के होने के बावजूद भी लोकसभा में ये बात को मुद्दे को उठाया हो? क्या उनको ये गंभीरता नहीं नजर नहीं आ रही है? पूरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ यही केसेस चल रहे हैं, आए दिन हर दिन आते हुए सिर्फ यही केसेस नजर आते हैं। पूरे पूरे न्यूज चैनल में यही केसेस भरे हुए हैं, इसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो ये मतलब विकास जी आप कहना चाह रहे हैं है कि जैसे महिलाओं के लिए कानून बने हैं, पुरुषों के लिए भी कानून बने, ऐसी तब्दीली आए ताकि आप पुरुषों का भी बचाव हो सके, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। समाज में अगर इक्वलिटी की बात आप दुनिया में डिंडोरा पीट रहे हो कि इक्वलिटी है, तो इक्वलिटी नहीं है सर ना। इक्वलिटी तब आएगी जब आप आर्टिकल 15(3) जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल राइट दिया गया है इन महिलाओं को, वो आप एब्रोगेट करें और उसके बाद इक्वलिटी जो है वो प्रिवेल करेगा। जो मेन कमीशन की बातें हम कर रहे हैं वो मेन कमीशन लाया जाए, जो लॉज बने हुए हैं उसको जेंडर न्यूट्रल लॉज किया जाए। एक भी केसेस मतलब मैं जब पोस्ट डालता हूं तो कुछ जो फेमिनिस्ट हैं वो आके ये कहती हैं कि ये मेंटेनेंस का कानून है वो जेंडर न्यूट्रल है। लेकिन मुझे आज तक कोई एक ऐसा केस बताएं जिसमें एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड को पैसा दे रही हो, कोई एक ऐसा केस। मैं पूछ लेता हूं, अर्चना जी, क्या आपने कोई ऐसा केस देखा है जिसमें वाइफ अपने हस्बैंड को मेंटेनेंस दे रही हो? अभी बिल्कुल नहीं देखा, मैंने तो अपने करियर में नहीं देखा। बात सही है इनके विकास जी की का जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि औरतों सिर्फ कानून औरतों की ही बात एक तरफा बात सुनता है, दूसरे की बात। मैंने तो अभी रिसेंटली 2-3 केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें कि हस्बैंड ने अपने पेपर्स दिए कि मेरी इनकम ये है और वाइफ ने भी दिया मेरा ये इनकम ये है, अपने वाइफ को फेवर करने के लिए बिना किसी डॉक्यूमेंट के हस्बैंड की इनकम को बढ़ा दिया और वाइफ की इनकम को घटा दिया और मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया। उस केस में मैं अभी हाई कोर्ट में मैंने रिविजन फाइल किया हुआ है, बट मैंने कोर्ट को यही कहा कि अगर आपको एक तरफा ही फैसला देना है तो हमें पिटीशन डालने की जरूरत नहीं है। आप वाइफ को करो पिटीशन डालिए, खुद ही डिसाइड कर लो। हमें जब फांसी पे जाना है तो चले जाएंगे, हमें सुनने की जरूरत क्या है? ऐसे जजेस को पनिशमेंट होने की बहुत जरूरत है। इनको जो अलग समाज में अलग दर्जा दिया गया है, इनको बहुत जरूरत है कि लोग जागे। अगर समाज जाग गया और समाज के लोग जाग गए तो ये सारे कानून भी सही हो जाएंगे और ये सारे जजेस के जो जजमेंट्स हैं वो भी सही हो जाएंगे। अर्चना जी, क्या आप भी विकास जी की तरह मानती हैं कि महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग भी बने, मेंस कमीशन? देखिए, मेंस कमीशन बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून में संशोधन होना चाहिए। इस 498A का, पॉक्सो एक्ट का, आपको 376 का जो रेप केसेस है उनका, SC/ST का इतना मिसयूज हो रहा है। आप 100 में से 90% मिसयूज है। जो 90% केसेस फॉल्स हैं सर,
या मैडम वो 90% अगेंस्ट मेन है, और उस मेन के लिए कोई भी कानून नहीं है इस देश में। आप ये समझो कि बिल्कुल वो बंदा जो है, जो लड़का है, उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। पूरी सोसाइटी में लोग उसको इस तरह से देखने लगते हैं कि ये बंदा रेप किया है किसी लड़की का। उसको उसके उसके लाइफ में जो भी ये ट्रायल होगा, 5 साल 7 साल तक अपनी जिंदगी का बर्बाद करेगा। उसके बाद उसकी नौकरी चली जाएगी। नौकरी के बाद उसको कोई बंदा नौकरी पे नहीं रखेगा। आप ये समझो कि इस देश में क्या मेन जो है वो इस चीज के लिए बने हैं? सही है, इसलिए कानून में संशोधन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी, समय निकालने के लिए। आपने बिल्कुल रास्ते में आपने वक्त दिया है, गाड़ी में बैठी हुई हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक और यू मैम। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक हमारे यू साथ सर, जुड़ने थैंक यू। के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ विकास मोदी, जो अतुल सुभाष के भाई हैं, और साथ ही अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी थी, अर्चना सिन्हा, जो पटना हाई कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट है। उन्होंने पूरे मामले को समझाया कि डाइंग डिक्लेरेशन से कैसे मदद मिल सकती है अगर फॉरेंसिक में वीडियो को सही पाया गया तो। और अतुल सुभाष के भाई, इन्होंने बताया कि स्टेटस क्या है। अतुल सुभाष का बच्चा है, उसकी कस्टडी अभी भी उसकी मां के पास है, जो बेल पर है। बेल पर सारे आरोपी छूट चुके हैं और अभी भी मुकदमा बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा उन्हें भरोसा है कि फॉरेंसिक जांच में वो वीडियो सही पाया जाएगा, और उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसका इंतजार है, क्योंकि उसी वीडियो में सबके कच्चे चिट्ठे को खोला है अतुल सुभाष ने। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।